जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिसंबर महीने में जिन राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको शुक्र के गोचर से बताऊंगा। अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे। आपके सलाह और परामर्श का बेसब्री से इंतजार रहता है। वहीं अगर आपको विवाह में बाधा आ रही है, विवाह संबंध में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है और आप किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे संपर्क नंबर 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए और आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, उसका रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, संतान प्राप्ति, राजयोग, भाग्य योग, ये तमाम तरह की जानकारी आपको हो जाएगी। तो आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं और कुंडली मिलान करा सकते हैं। विवाह संबंध की पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी के बाद जो है वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, दिसंबर के महीने के बारे में इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी, उन राशि के जातकों के बारे में जिनके विवाह के योग बन रहे हैं। तो आइए उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूं जो आपको जानना अनिवार्य है। खासकर माता पिता को इस बात का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। तो विवाह के लिए जो मुख्य बातें वो इस प्रकार है कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन विवाह के लिए शुभ माना गया है। मंगलवार के दिन का चयन बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मंगल के दिन विवाह करेंगे तो यह शुभ होगा तो आपको बता दें कि शास्त्र में मंगलवार के दिन विवाह करने की मनाही है, शास्त्र संगत नहीं है। अतः मंगलवार के दिन विवाह निश्चित ही तय न करें। विवाह के लिए शुभ तिथियां कौन कौन सी हैं तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी के दिन जो है बेहद शुभ है और इन दिनों में अगर विवाह करते हैं तो कन्या सौभाग्यवती होती है। बात करें शुभ मुहूर्त की तो अभिजीत मुहूर्त और गोधली बेला सबसे शुभ माना जाता है। बात करें शुभ लग्न राशि की तो मिथुन, कन्या और तुला ये शुभ लग्न राशियां हैं। बात करें शुभ तारा की तो गुरु और शुक्र और दोनों का उदय रहना बहुत ही जरूरी है। अगर आप विवाह करने के इच्छुक हैं तो इसका अवश्य ख्याल रखें कि गुरु तारा और शुक्र तारा दोनों ही उदय रहना चाहिए। उस दौरान अगर विवाह करते हैं तो विवाह पश्चात आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। शुभ तारा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सूर्य भ्रमण किन राशियों में करना चाहिए तो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, ये जो राशियां हैं इनमें अगर सूर्य का भ्रमण हो रहा है और उन महीनों में अगर आप विवाह करते हैं तो यह सौभाग्य प्रदान करता है। कुल मिलाकर के जब शुक्र के सूर्य की संक्रांति रहती है 30 दिनों तक तो इन राशियों में सूर्य का गोचर होना चाहिए। इसके लिए आप ग्रामीण इलाके में देखते हैं कि वैशाख, जेठ, आषाढ़ महीने में विवाह कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। इसकी बात करें तो शुभ नक्षत्र की तो रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा, मघा, उत्तर फागनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रेवती आदि शुभ नक्षत्र माने गए। शुभ करण की बात करें तो बाबा, करणी, कौलव, तैतिला, गारो, वनिजा, करण आदि शुभ करण माने गए। शुभ योग की बात करें तो प्रीति योग, सौभाग्य योग और हर्षण योग ये सारे शुभ योग माने गए हैं और सौभाग्य योग में विवाह करना सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। तो यह तो मैंने आपको कुछ प्राथमिक जानकारी दी है। आइए अब मैं आपको मंगल और मांगलिक जातक के बारे में विस्तार से जानकारी दे देता हूं। कई ऐसे जातक हैं जिनके मन में संशय रहता है कि वे मांगलिक तो नहीं है। अगर मांगलिक है, क्योंकि इसकी जो है कुदृष्टि बड़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बुरा असर पड़ता है जीवन पर, जातक पर, तो इसके लिए जानना जरूरी है कि क्या आप मांगलिक हैं।
या नहीं है। कई ज्योतिष ऊपरी तौर पर आकलन कर बता देते हैं कि आप मांगलिक हो, आपको निवारण कराना चाहिए अर्थात अथवा मांगलिक जातक से विवाह करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यह जानकारी अवश्य ज्ञात कर लेना चाहिए कि मंगल दोष का परिहार कब कब होता है और कब मांगलिक होता है और किस घर में मंगल के रहने से ज्यादा अशुभ प्रभाव जातक पर नहीं पड़ता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जैसा कि मंगल जो है वृषभ राशि और वृषभ राशि दोनों के ही जो है राशि स्वामी हैं और मंगल जिस राशि के जातकों के स्वामी होते हैं तो वो जातक जो है स्वभाव से गुस्सैल होते हैं, उनके अंदर क्रोध की भावना अधिक रहती है, गुस्से से तेज होते हैं। ऐसा मंगल के चलते होता है क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का होता है और अग्नि के चलते ही ऐसे जातकों में गुस्सा अधिक आता है। तो मंगल के रहने पर जातक भावुक तो होते ही हैं, दयालु भी होते हैं, किंतु गुस्से के तेज होते हैं। तो मांगलिक जातक कब होता है? आपको बता दें कि मंगल या जातक मांगलिक तब कहलाता है जब विशेष भाव में मंगल उपस्थित रहता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव, अगर आप लग्न कुंडली देख रहे हैं तो लग्न कुंडली के प्रथम भाव में अगर मंगल विराजमान है और मंगल के साथ शुक्र या गुरु नहीं है तो जातक मांगलिक होगा और इसका परिहार नहीं होगा। हालांकि अगर मंगल स्वराशि यानी कि जो राशि के जातक के राशि स्वामी मंगल है उस राशि के साथ बैठा है तो मंगल का दोष परिहार हो जाता है। जैसे कि आप देख लो वृषभ राशि के साथ है, वृषभ राशि के साथ है या फिर स्वराशि जो है उसके साथ है तो फिर मंगल का परिहार हो जाता है। गुरु के साथ है तो उसका प्रभाव छीन होता है, लेकिन आपको फिर गुरु चंडाल अंगारक दोष का निवारण कराना होता है। तो मंगल अगर लग्न भाव में है, द्वितीय भाव में है, चतुर्थ भाव में है, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में है तो जातक मांगलिक होता है। उत्तर भारत के पंचांग में द्वितीय भाव को नहीं देखा जाता है, वहीं दक्षिण भारत के पंचांग में प्रथम भाव को नहीं देखा जाता है, लग्न भाव को नहीं देखा जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न भाव में मंगल है और वह जातक दक्षिण भारत से बिलोंग करता है, दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत के पंचांग से देखता है, वह मांगलिक नहीं कहलाता है, किंतु उत्तर भारत में वह मांगलिक कहलाएगा। वर्तमान समय में उत्तर भारत में भी द्वितीय भाव को देखा जाता है और अगर जातक की कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल विराजमान रहता है तो फिर जातक को मांगलिक कह देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी स्थानीय पंडित से सलाह ले लीजिए कि क्या वहां पर स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार से क्या वो मांगलिक है। अगर वहां के पंडित ज्योतिष ऐसा बताते हैं कि आप मांगलिक हैं उसका निवारण करा लें, अन्यथा आप अगर स्थानीय रीति रिवाजों में यह अनिवार्य नहीं है तो फिर आप मांगलिक नहीं। अगर कोई ज्योतिष दक्षिण भारत के पंचांग के हिसाब से भी बताता है तो उसका अवश्य ख्याल रखें। चतुर्थ भाव में अगर मंगल रहता है तो जातक के जन्म से मांगलिक रहने के चलते विवाह में बाधा आती है और बहुत देर होती है। अगर शादी होती भी है तो अगले 8 साल तक उसे बहुत दिक्कत होती है, अगले 8 साल उसके लिए बेहद दुखप्रद रहता है। ऐसी परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन रहती है तो इसका अवश्य ख्याल रखें और ऐसे जातकों को मंगल का तत्काल से ही निवारण करा लेना चाहिए। तो कुंभ विवाह का इसमें विधान है, कुंभ विवाह अवश्य करा ले। इसके अलावा सप्तम भाव में मंगल का प्रभाव पूर्णतः जातक पर असर नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव कम रहता है। अगर कोई जातक सप्तम भाव के चलते मांगलिक है तो निवारण कराने के पश्चात नॉन मांगलिक से भी शादी कर सकता है। अगर आपके सप्तम भाव में मंगल है तो आप उसके निवारण करा लेते, तत्पश्चात आप जो है मंगल से मुक्त हो जाते हो, आप पर उसका अधिक असर नहीं पड़ेगा बनिस्पत चतुर्थ भाव के। तो अगर सप्तम भाव में मंगल है तो जातक को दिक्कत नहीं होती है, छोटी मोटी परेशानियां जीवन में आती है, वो सबके साथ आती है। तो शादी के पश्चात इस तरह की परेशानियां हो सकती है, जातक जो है गुस्सैल हो सकता है, किंतु आपको दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अष्टम भाव और द्वादश भाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगर मंगल जो है अष्टम भाव या द्वादश भाव में रहे तो जातक के साथ कुछ अप्राकृतिक घटना का खतरा रहता है, दुर्घटना बनने का खतरा रहता है। तो अगर अष्टम भाव में द्वादश भाव में है तो फिर आपको तत्काल से ही निवारण करा लेना चाहिए, कुंभ विवाह करा लेना चाहिए और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मंगल दोष का निवारण हो जाता है और जब मंगल दोष का निवारण हो जाता है तत्पश्चात अगर आप परिणय सूत्र में बनते हैं किसी प्रकार की परेशानी जीवन में नहीं आती है। तो मंगल का तो कुछ इस तरह से है। आइए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। तो मंगल के लिए क्या है, घर के बड़े भाई को मंगल का मतलब बड़े को मंगल का ही कारक माना गया है, बड़े भाई को मंगल का ही दर्जा दिया गया है। अगर आप बड़े भाई की सेवा करते हैं तो मंगल का प्रभाव छीन होता है। अगर आप मांगलिक हैं तो बड़े भाई की सेवा कीजिए, हर मंगलवार के दिन अगर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो मंगल का प्रभाव छीन होता है, ऐसा ज्योतिष बताते हैं और इन उपाय को करना चाहिए। जिस प्रकार को सूर्य को मजबूत करने के लिए पिताजी की सेवा करने की सलाह दी जाती है, माता की सेवा करने से जो है चंद्र मजबूत होता है, उसी प्रकार अगर आप बड़े भाई की सेवा करते हैं
तो मंगल मजबूत होता है। और जब मंगल मजबूत होता है या मंगल का प्रभाव जो मांगलिक जातक रहता है उसका प्रभाव क्षीण होता है तो वो सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो बड़े घर में बड़े भाई की आप सेवा अवश्य करें। इसके अलावा आप मंगलवार के दिन मसूर के दाल का दान करें। वहीं मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान मंदिर अगर आप लड़के हैं तो उनको सिंदूर अर्पित करें। वहीं अगर आप लड़की हैं तो वहां पर जाकर उन्हें लाल मिष्टान जो मिठाई है वो अर्पित करें। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और तत्पश्चात जो है आप वहां पर अपनी कामना करें। यकीन जानिए हनुमान जी की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम अवश्य ही बन जाएंगे और विवाह में जो भी बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। वैसे भी ज्येष्ठ महीने का जो मंगलवार है बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा ऐसा जाता है, धार्मिक मान्यता है कि इस दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने शिष्य परम मित्र और परम अनन्य भक्त जो है उनके श्री हनुमान जी से उनका मिलन हुआ है। इसके लिए बड़ा मंगलवार कहलाता है और बड़े मंगलवार के दिन जो है बेहद शुभ माना जाता है। तो इस दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं तो यकीन जानिए आपको अवश्य सफलता मिलेगी, मंगल का प्रभाव क्षीण हो जाएगा। इसके अलावा मंगल का विवाह कुंभ विवाह अवश्य करा ले। कुंभ विवाह कराने से जो है मंगल का निवारण हो जाता है। वहीं लड़कों के लिए अर्क विवाह का विधान है तो अर्क विवाह का अवश्य करा ले। इसके पश्चात जो है आप मंगल से मुक्त हो जाएंगे। आइए अब मैं आपको पहले शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में बताता हूँ, फिर उन 3 राशियों के बारे में बता देता हूँ। तो शुक्र का राशि परिवर्तन 30 नवंबर को होने जा रहा है। 30 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और इनके राशि स्वामी स्वयं शुक्र हैं। तो इसके लिए जो है तुला राशि के जातकों के लिए तो सोने पे सुहागा जैसा है। न केवल विवाह के योग बनेंगे बल्कि कैरियर और कारोबार में भी जिस प्रकार की जो प्रकार की भी बाधा आ रही है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। जातक के जीवन में मंगल ही मंगल का आगमन होगा और कई ऐसे संयोग बन रहे हैं जिससे धन आय के भी योग बनेंगे। तो शुक्र का जो गोचर है तुला राशि में होगा, इसके चलते तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। तुला राशि जो है जो शुक्र है वो मीन राशि में उच्च होते हैं तो मीन राशि के जातकों के लिए भी योग बनाएगा। इसके अलावा एक अन्य राशि भी है उसके बारे में बताऊंगा, तो आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो प्रथम राशि मेष राशि है। मेष राशि के जातकों के विवाह के योग है ही गुरु के राशि परिवर्तन से। मैं आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से यह जानकारी देने जा रहा हूँ। इसके अलावा गुरु के राशि परिवर्तन से भी अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें 4 राशि के जातकों के तो बन ही रहे विवाह के योग, अन्य राशियां भी हैं जैसे वृषभ राशि के भी योग बनेंगे, लेकिन मैंने आपको 3 राशि के बारे में बताना है, उस राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कर्क राशि के जातक का नाम अक्षर ह से होता है। इनके राशि स्वामी चंद्रमा है, आराध्य देव शिव जी है, भाग्यशाली रंग दूधिया है, भाग्यशाली अंक 4 है, राशि धातु चांदी तांबा है, राशि शुभ रत्न मोती है, राशि स्वभाव चर है, राशि अनुकूलवार सोमवार मंगलवार तथा गुरुवार है, अनुकूल दिशा पूर्व एवं दक्षिण है, राशि तत्व जल है, शादी किस दिशा में होगी। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा में होने के प्रबल योग हैं। शादी किस नाम से हो सकती है तो LGM नाम से प्रस्ताव आ सकता है। इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। अगली जो राशि है तुला राशि है। तुला राशि के जातकों के शुक्र के गोचर से गुरु के पूर्व से ही गोचर से विवाह के प्रबल योग है और 100% योग है कि आपकी दिसंबर महीने में 15 दिसंबर तक शादी निश्चित ही हो जाएगी। तो जन्म राशि तुला है, इनका नाम अक्षर आर से होता है, इनके राशि स्वामी शुक्र है, आराध्य देवी जो है माँ दुर्गा है। इन राशि के जातकों का नाम अक्षर आर से होता है। विवाह प्रस्ताव GM नाम से आ सकता है, SGM नाम से, उनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। दक्षिण दिशा में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अगली जो राशि है वो मीन राशि है, इनका नाम अक्षर D से होता है, इनके राशि स्वामी गुरु हैं, आराध्य देव भगवान विष्णु नारायण जी हैं, भाग्यशाली रंग इनका पीला है, भाग्यशाली अंक 9 और 12 है, राशि धातु कांस्य है, राशि शुभ रत्न पुखराज है, राशि स्वभाव द्वे स्वभाव है, राशि अनुकूलवार गुरुवार सोमवार तथा मंगलवार है, अनुकूल रत्न जो है पुखराज मोती तथा मूंगा है, अनुकूल दिशा इनके लिए उत्तर है, राशि तत्व जल है, राशि प्रकृति कफ है। तो मीन राशि के जातक में जो है शुक्र का जो है उच्च होते हैं, तो मीन राशि के जातक के जो है विवाह प्रस्ताव SGBV नाम से आ सकता है। में से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको उन 3 राशियों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग दिसंबर महीने में बन रहे हैं। इस तरह की अन्य देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। ज्योतिष पंचांग ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था। इस तरह के अन्य देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।